अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा राइट्स नॉवल। वीडियो देखने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को करें प्रेस, ताकि आपको हमारे चैनल की आने वाली हर नई और मियारी वीडियो बर वक्त मसूल हो सकें। साइया अजकल बिस्मा भट्टी किस्सा नंबर 16। क्या हाल है शेरा? सैफ दाखिली दरवाजे से अंदर आता फ़ोन पर बोला। मैं ठीक, तू सुना? यार की खबर ही ले लिया कर, वहां जाकर तो भूल ही किया मुझे। आगे से दिलशेर ने सैफ को शर्म दिलाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, बस काम बहुत बढ़ गया है। ऐसा हो सकता है मैं अपने यार को भूल जाऊं? सैफ ने मुस्कुराते कहा। साथ साथ वो चलता अब लाउंज में आ गया था। एक गुड न्यूज़ है, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। आगे से दिलशेर ने सैफ को खबर सुनाई। अरे वाह, मोस्ट वेलकम। तूने तो दिल खुश कर दिया मेरा। सैफ खुशी से बोलता सोफे पर ही बैठ गया। सामने सोफे पर एहसाम बैठा था, जो लैपटॉप गोद में रखे अपना काम कर रहा था। इसे कोई दिलचस्पी नहीं थी सैफ की बातों में। माहम जो सीढ़ियां उतरकर किचन में जाने लगी थी कि सैफ ने इसे बुलाया। एहसाम का सर बेसाख्ता उठा और इस तरफ घुमा जहां वो थी। इसकी नज़रों में मीठा तासुर था इसे देखकर, जो घुटनों तक सफ़ेद फ्रॉक में मलबूस थी, लेकिन हमेशा की तरह वो अपनी आदत न बदल सकी। दुपट्टा अब भी लेने की जहमत नहीं की थी। बॉब कट ग्रे बाल जो अब कंधों से नीचे आते थे, इसका ये कुदरती रंग था। बालों का जो एहसाम शाह को हमेशा मिसमराइज करता था। वो अलग बात थी कि एहसाम इसे सराहने में अपनी तौहीन समझता था। कैसे झुक जाए वो भाई अपनी नकचड़ी बीवी के सामने। जी, अंदाज सपाट था सब की तरह। इसने सैफ से बात करना तो नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब वैसे खिलखिलाकर बात भी नहीं करती थी। मुलाजमा से कहकर मेहमान खाना सेट करवा दो। मोबाइल कान से दूर करते हुए इसे हुक्म दे गया। क्यों, कोई आ रहा है? बेसाख्ता सवाल किया। एहसाम की अब नज़रें लैपटॉप पर थी, मगर हमतन गोश वो इसकी तरफ ही था। हाँ, दिल शेर आ रहा है पाकिस्तान, तो वो यही रहेगा। सैफ ने मुस्कुराकर इसे बताया। व्हाट? ओह माय गॉड, सच में भाई? वो खुशी से खिलखिलाती इसके पास सोफे के पास आई। इसकी शौक आवाज़ पर सर उठाकर एहसाम ने इसे देखा, जिसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। एक अजीब चुभन इसे अपने दिल में महसूस हुई। क्यों वो किसी और मर्द के नाम पर मुस्कुराई थी? हाँ, अभी भी वही काल पर है। सैफ ने इसके चमकते चेहरे पर नजर काटते कहा। ओह माय गॉड, मुझसे बात करवाएं। खुशी से इसकी तरफ हाथ किया। एहसान खामोशी से इसकी हरकतें नोट कर रहा था। अब काम की तरफ ध्यान कैसे होना था। हेलो शेरू। वो मोबाइल कान से लगाती अपनी जगह बच्चों की तरह खुशी से उछली। एहसान ने दांत पीसे। ओहो मेरी बारबी डॉल, कैसी है? आगे से दिलशेर भी खुलकर मुस्कुरा उठा था। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तुम पाकिस्तान आ रहे हो, भाई ने बताया। माहम ने एक्साइटेड होकर पूछा। हाँ, कनाडा से दिल उठ गया मेरा, तुम जो पाकिस्तान आ गई हो। वो मुस्कुरा कर बोला। हाँ ये तो है, अब क्राइम पार्टनर थे तो पार्टनर के बिना तुम्हें कनाडा अधूरा ही लगेगा। चकते हुए एक अदा से जवाब दिया। सैफ मुस्कुराकर इसे देख रहा था, जो इसके पास आकर बैठ गई थी। बिल्कुल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, पाकिस्तान आकर दूंगा। दिलशेर इसके तजस्सुस में मजीद आग पैदा कर गया। क्या? मुझे बताओ। माहम की आंखें खुशी से चमकी। आकर बताऊंगा, मेरा इंतज़ार करना। वो हंस दिया था। ओके मिस्टर शेर, मुझे बहुत ज़्यादा वाला इंतज़ार है, माहम ने मुस्कुराते कहा और मोबाइल सैफ को दे दिया और फुर्ती से उठी ताकि मेहमान खाना सेट करवा सके। एहसान तो बस इसकी तेजियां देखता रह गया। इसके माथे पर शिकने थी। कौन है ये? सैफ की तरफ देखते संजीदगी से पूछा। सैफ जो मोबाइल में मसरूफ था, सर उठाकर एहसाम को देखा, जो सपाट चेहरे से इसे ही देख रहा था। कौन? नासमझी से पूछा। दिल शेर, दो हरफी नाम लेकर सवाल किया। ओह, दोस्त है मेरा, मैं कनाडा में जब से गया था तब से मेरे साथ है, सैफ ने सुकून से बताया। लेकिन एहसाम शाह का सुकून बैठे बैठे जैसे गार्द हो रहा था, और एहसाम शाह इस तब्दीली को महसूस करने से कासिर था। इसका जबड़ा तन गया था। आंखों में कुछ देर पहले माहम के चमकते तासुरात याद आ रहे थे। शाह हवेली के सारे लड़के चाहे मोहब्बत जानते हों या ना, लेकिन अपनी इज्जत अपनी बीवियों को किसी और के लिए
मुस्कुराते नहीं देख सकते थे। ये इनकी अना, इनकी गैरत का सवाल बन जाता था और शाहों के खून में था कि वो अपनी अना नीचे नहीं होने देते थे। और ये क्यों इतना चहक रही थी? सपाट नजरों से माहम को देखा, जो अभी तेजी से चलती किचन में चली गई। सैफ ने इसकी आंखों के रुख में देखा जो माहम पर टिकी थी। सैफ नामहसूस अंदाज में मुस्कुरा दिया। तुम खुद ही पूछ लेना। कंधे अचकाता वो अपनी जगह से उठ चुका था और इस वक्त एहसाम को सबसे जहर अगर कोई लगा था तो सैफ यूसुफ शाह था, जो इसने इसका जवाब नहीं दिया था। गुस्से में लैपटॉप बंद किया। अब वो खुद जाकर पूछे माहम से, ताकि वो दिल में ये बात लाए कि सैयद एहसाम शाह इसके लिए कोई फीलिंग रखता है, या वो ये सोचे कि इस नाम नहाद दिल शेर के लिए जेलिस हो रहा है। अब यह भी दिन देखना पड़ेगा, किसी सूरत नहीं। तुम्हें बताने में क्या प्रॉब्लम? इसके पीछे से गुस्से से कहा। वही जो तुम्हें पूछने में हो रही है। बिना पलटे वो एहसाम को और सुलगा गया था। अब वो खुद पूछे जाकर और ना पूछे, ये भी तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुख्तसिर सैयद एहसाम शाह अपनी जेलसी को मान नहीं रहे थे। साईं ऐसे कब तक सताएंगे? वो जामिल की खामोशी पर कड़कर बोली, जिसने 2 दिन से मुंह पर कफल लगाए थे, जैसे शादी करके गुनाह कर लिया हो। मैं तो तुमसे बात भी नहीं करता, फिर कैसे सताया तुम्हें? लैपटॉप से नजरें हटाकर सपाट चेहरे से जवाब दिया। कमाल की बात है, आपको हमसे मोहब्बत है भी कि नहीं? इसकी तरफ देखते दबे दबे गुस्से से कहा। जामल ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ और आपसे मोहब्बत किए बिना रहा भी नहीं जाता मुझसे। एक आप हैं जो इतनी तकलीफ दे रहे हैं, जैसे आप मुझसे मोहब्बत करते ही नहीं। वो इस वक्त अजियत के दहानों पर खड़ी थी, ऐसे जैसे कोई अनचाही लड़की जिंदगी में ज़बरदस्ती घसीट दी जाए। जामल ने ठंडी नज़रों से इसे देखा। आपके अल्फाज नफरत, हकारत से भरे होते हैं। ये सब तो तब होता है जब मोहब्बत ना हो, यानी आप मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते? आंखों में नमी लिए वो सवाल कर रही थी। मेरे सब्र को मत आजमाओ। खामोश हूँ तो खामोश रहने दो। इसकी सर्द निगाहों से देखते वो बर्फ से भी सर्द अंदाज में बोला और दोबारा ध्यान लैपटॉप पर दे दिया। मलिहा की आंखें आंसुओं से भर गईं। वो जब्त करती तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी ताकि जा सके। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो माहम से तसादुम हुआ। ध्यान से माहम की खनकती आवाज़ ने इसे होश दिलाया। तुम रो रही थी? माहम इसके सुर रोई रोई सी आंखें देखकर बोली। नहीं, आंखों में कुछ चला गया था तो अभी पानी मारा है आंखों में। मलिहा हल्की मुस्कान से बड़े आराम से झूठ बोल गई थी। मैं माहम हूँ जो आंखों के असल और मसनूई पानी की पहचान रखती है। भाई अंदर हैं? माहम ने संजीदगी से कहा। इससे पहले मलिहा मजीद पजल होती, इसने जामल का पूछा। मलिहा ने सर हिलाया और वो अंदर चली गई। आपने कुछ कहा है इसको? माहम ने सपाट अंदाज से पूछा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कहा जाए। रुके अंदाज में जवाब देकर इसे देखा कि तुम्हें समझ आई कि नहीं। इससे तमीज से बात किया करें। कभी कुछ गलतियां करने के बाद पछताने का वक्त भी मैसर नहीं होता। साफ तंज था जामल की तरफ, जिसे वो जान गया था। जामल ने एक घुरी से माहम को नवाजा। दिल शेर आ रहा है। सैफ भाई कह रहे हैं कि आप ही करने चाहें इसे एयरपोर्ट से। जामल के किसी लेक्चर से पहले वो मुद्दे पर आई। अच्छा, मैं ले आऊँगा। वापस अपने लैपटॉप की तरफ देखते कहा। सुनो, ये एहसाम का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? वो जाने लगी थी कि जामल की आवाज़ ने इसे रोक दिया। वो इतना तो मर्द है कि अभी तक इसने मुझे रुलाया नहीं है, समझे आप? कड़े तेवरों से जामल को घूरती दांतों को चबाकर तंज किया। इशारा मलिहा की तरफ था, जिसकी आंखों में पानी था। जामल ने इसे देखा, जो नफी में सर हिलाती कमरे से चली गई। इसे एहसाम से इतनी नरमी की उम्मीद नहीं थी। धोखाबाज है, न जाने कब पैंतरा बदल दे। जामल ने दांत किचकिचाए। ये यकीन से बलातार था कि जो शख्स किसी और को चाहता है वो कैसे 2 दिन में सीधा हो जाए। वो इस वक्त वॉशरूम से नहा कर निकला था कि दरवाज़ा खोलकर अनाबिया अंदर आई। कमर ने शीशे के सामने जाते इसे देखा। क्या कहा अम्मी ने? शीशे में इसके अक्स को देखते पूछा। कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, मुरझाए हुए अंदाज से कहती वो बेड पर बैठ गई और सर झुका लिया। कमर ने मुड़कर इसे देखा। कंघी जो बालों में कर रहा था वो ड्रेसर पर रखी और इसकी तरफ आया और साथ बैठ गया। क्या हुआ? नरमी से पूछा। अनाबिया ने सर उठाकर इसे देखा। आंखें नम थी। कमर ने हल्की मुस्कान से इनकी नमी को समेट लिया। इनकी बहुत ख्वाहिशात थी आपकी शादी के हवाले से। मैंने सब खत्म कर दिया, सब ख्वाहिशें मार दी। अफसुर्दा लहजे में बोली, ना चाहते हुए भी आवाज़
रुंध गई थी। कमर ने इसके हाथ अपने हाथ में लिए। नसीब खुदा लिखता है, इंसान नहीं। अगर इंसान लिखता तो शायद सब नाइंसाफी के मारे होते। खुद को कसूरवार ना ठहराओ, माँ है मेरी। हर माँ की तरह इनके भी अपने बेटे को लेकर 100 ख्वाहिशें, 100 जज्बात थे, लेकिन जो हुआ वो होना ही था। तुमने कभी सोचा था? ना मैंने, ना ही अम्मी ने। इसके हाथों पर दबाव देते वो इसे समझा रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो और तकलीफ सहे। इसके घर वालों ने तो इसे तकलीफ में झोंक दिया था, लेकिन वो इसे और तकलीफ नहीं दे सकता था। ये सारी जिंदगी का मामला था और वो है भी इसकी मोहब्बत थी। पता है आपको, बचपन से मैंने यही सुना कि तुम्हारी शादी बड़े होकर सर आगा जान के छोटे बेटे से होगी। इसका नाम लेना चाहा था, लेकिन आज भी वक्त बदलने के बावजूद इसकी ज़बान और इसके दिल ने कबूल नहीं किया था कि सैफ का नाम ले। कमर इसे सुन रहा था। वो जब बात करती थी तो कमर सबकतगीन अपनी मोहब्बत के लिए सरापा हमतन गोश हो जाता था। मुझे कहा जाता, दुआओं में इसकी लंबी जिंदगी मांगो, इसका साथ मांगो, इसकी ख्वाहिश की कदर करना मांगो, इसके लिए ढेरों दुआएं किया करो। किसी और की तरफ आंख उठाकर ना देखना, अपने हुस्न को छुपाना। सब तो कर दिया, सब सब सिर्फ अनाबिया शाह के लिए था। सारी बातें रंजीदगी से कहते सवालन कमर को देखा। कमर ने नफ़ी में सर हिलाया और इसके माथे पर बोसा दिया। इसके लम्स में सुकून था जो अनाबिया को सर झुकाने पर मजबूर कर गया था, और फिर से सवाल किया ताकि वो बोले जो इसके दिमाग में चल रहा था। मेरी दुआएं रंग क्यों नहीं लाईं? हम एक दूसरे के नाम क्यों ना बने? मैं कैसे आ गई किसी की ज़िंदगी में बिन बुलाए मेहमान की तरह? आपकी अम्मी की सारी ख्वाहिशें, सारी दुआएं कैसे तबाह कर दी मैंने? क्यों दुआएं कबूल नहीं हुई? वो सवाल पर सवाल कर रही थी जो इन्हें बेसुकून कर रहे थे। इरम सबकतगीन की बातें इसे दिल पर लगती महसूस हुई थी। जब इंसान हालात और गमों का डसा हुआ हो तो इसे एक हल्की सी टेढ़ी नज़र भी तीर की तरह लगती है। ये तो फिर बातें थी जो इसे सुननी थी, जिनका वार अनाबिया की रूह पर होना था। कमर ने इसके हाथों पर बोसा दिया। अनाबिया ने हैरत से इसे देखा जो इसकी सारी बातें सुनता था और बदले में बेलौस मोहब्बत देता था। इतना बड़ा दिल कैसे हो सकता था, ये जानते हुए भी कि वो किसी और की मंगेतर रह चुकी थी, किसी से बचपन से मोहब्बत करती आई थी। कमर ने मुस्कुराकर इसे देखा। हमारी जो दुआएं अब तक कबूल नहीं हुई, जो ख्वाहिशात, ख्वाब, मनपसंद चीज़ें अभी तक नहीं मिली, वो अल्लाह ने अपने पास अमानत रखी हुई हैं। वो जानता है दिल की हालत को और दिल की तड़प को। वो रब कभी भी जज्बात ज़ाया नहीं होने देता। मेरा रब कभी भी किसी की दुआ का कर्ज नहीं रखता, वो संभाल कर रखता है सारी दुआएं। किसी न किसी सूरत में इन दुआओं का अजर देता रहता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। मेरा यकीन है इस बात पर, जो ख्वाहिशात, दुआएं, ख्वाब हमने सच्चे दिल से मांगे हैं वो हमें दुनिया में भी नवाजेगा और आखिरत में भी हमारा हिस्सा रखेगा। हम बेहतर मांगते हैं, वो हमें बेहतरीन से नवाजता है, लेकिन अपने मुकर्रर किए गए वक्त पर। और मेरा रब फरमाता है, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे माजी से बेहतर होगा। अपने दिल फरेब लहजे में सहर तारी करते अल्फाज में वो अनाबिया को अपनी जगह मंजमद कर चुका था। कैसे कर लेते हैं इतनी अच्छी बातें? क्यों हैं इतने अच्छे? अनाबिया हैरानी से मिसमराइज अंदाज से बोली, अच्छी बातें इसलिए करता हूँ कि तुम मेरी बीवी हो, मेरे ईमान का हिस्सा, और तुम्हें अच्छा इसलिए लगता हूँ कि कमर सबकतगीन अनाबिया कमर से बेइंतहा मोहब्बत करता था, करता है और करता रहेगा। इसके हाथों पर दबाव देते जज्बात से चूर लहजे में कहा। अनाबिया की आंखें झुक गई। वो शख्स इसे हर बार इतना मोतबर कर देता था जितना वो खुद को समझती थी। मैं इतनी मोहब्बत के काबिल नहीं, आप ना क्या करें। सर झुकाए बस इतना ही बोल सकी। हाथों को इसने खींचा नहीं था। सुकून इसे भी था कि इन हाथों में मुझे हिफाजत मिलेगी। मिसिज अनाबिया कमर, ये आप मुझे ना बताइए कि कितनी मोहब्बत देनी चाहिए आपको और कितनी नहीं। ओके, इसके हाथों पर हल्का सा बोसा देते प्यार से कहा। अनाबिया ने नव आलूद निगाहों से देखा। ये आंखें मेरी ठंडक हैं, इनमें दोबारा सैलाब ना आए। इसकी आंखों पर बोसा देते कहा तो वो इसकी बात पर सुर्ख हो गई। इसकी हया, इसका रूप कमर के लिए बायस राहत था। वो ये बात हमेशा याद रखना चाहता था। कल मैं तुम्हें मॉल ले जाऊंगा, शॉपिंग कर लेना अपनी, ठीक है? इसके हाथों पर दोबारा दबाव देते कहा। अनाबिया ने सर हाँ में हिलाया। कमर ने मुस्कुराकर देखा और उठकर कमरे से बाहर चला गया। अनाबिया ने बैठे बैठे सैफ और कमर में मुवाजना करना चाहा। हर लिहाज से एक वो था जिससे मोहब्बत करती थी और एक
یہ تھا جو اس سے محبت کرتا تھا اور ہر لحاظ سے کمر سبقت گین اسے بے انتہا معتبر لگا، قابل عزت اور قابل وفا لگا۔ وہ آسودگی سے مسکراتی۔ وہاب آپ کہاں تھے؟ فون نہیں لگ رہا تھا۔ آپ نے فون نہیں کیا؟ گھر سے کوئی خیر خبر نہیں؟ کہاں تھے آپ؟ اپنے سامنے وہاب کو ایک ہفتے بعد دیکھ کر وہ ابدیدہ ہو گئی تھی۔ اس کے 100 سوال تھے جو اس کے ننھے سے ذہن میں امٹ رہے تھے۔ اس ہفتے میں وہ 1 منٹ کے لیے بھی رابطہ نہیں رکھ سکا تھا۔ اب وہ آیا تھا تو سب کے سوال تھے جنہیں وہ مختلف انداز میں ٹال کیا، لیکن اب سامنے شری تھی جو بےتاب تھی اس سے سچ سننے کو۔ اس کی تھکی تھکی حالت کچھ بھی صحیح ہونے کا پتہ نہیں دے رہی تھی۔ بس شری، یہ سمجھ لو کہ میں ایک بہت عجیب صورتحال سے گزرا ہوں۔ اپنے سر کو 2 انگلیوں میں ہلکا ہلکا مسلتے وہ بولا۔ لہجے میں تھکاوٹ تھی۔ وہ اس کی حالت دیکھتی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سب ٹھیک ہے؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ وہاب نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو پریشان اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا کچھ پل میں تمہاری گود میں سر رکھ سکتا ہوں؟ بہت بے سکونی ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے وہ بے چارگی سے بولا۔ کیا بات ہے وہاب؟ وہ اس کے لہجے کی تھکان پر تڑپ کر بولی۔ وہاب نے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ کچھ پل خاموش رہو اور مجھے سکون دو۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھتے وہ آنکھیں بند کرتے بولا۔ شری نے گہرا سانس لیا اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیوں کو پھیرنے لگی جو وہاب کو سکون دے رہی تھی۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، ہر قدم، ہر جگہ، ہر پل، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا۔ وہاب نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ مجھے علم ہے، اس لیے سب چھوڑ کر تمہارے پاس ہی آیا ہوں۔ اس کی طرف وارفتگی سے دیکھا۔ شری مسکرا کر سر جھکا گئی۔ اسی لیے ایک مکمل بندوبست کیا ہے، اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے کہا۔ شری نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہاں، رخصتی کی بات کر لی میں نے، اس جمعے کو رخصتی ہے۔ وہاب نے گویا اس کے سر پر بم گرا دیا تھا۔ کیا مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ بکھلاتے چیخ اٹھی۔ تمہیں میں نے سکون پہنچانے کو کہا ہے اور تم مجھے بے سکون کر رہی ہو۔ لیٹے لیٹے ہی وہ اسے گھریوں سے نوازتے بولا۔ 1 2 3 وہاب، صرف 3 دن بچے ہیں جمعے کو۔ وہ انگلیوں کے پروں پر دن گنتی دوبارہ چیخی۔ شری چپ کر جاؤ، اس نے آگے سے ٹپٹا جو کان کے پاس چیخ رہی تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، وہ صدمے سے بولی۔ میں کر چکا ہوں، اب چپ ہو جاؤ۔ اس کے ہاتھوں کو دوبارہ اپنے سر میں رکھتے حکم سنایا۔ وہاب، اس کی آواز صدمے سے چور تھی۔ جی جانے وہاب، اس کے ہاتھوں کو لبوں پر لے جاتے کہا۔ میری اسٹڈیز، ایک اور جواز پیش کیا۔ میں نے روکنا تھوڑی ہے۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر بوسہ دیا۔ وہاب، ایسے کون کرتا ہے؟ وہ ممنائی۔ میں، اب چپ کر رہی ہو یا نہیں؟ آنکھوں سے اسے گھوری دی۔ وہ روٹھے انداز سے اسے دیکھنے لگی۔ صبح وہ اٹھی اور شیشے کے سامنے آئی۔ دوپٹے کو ہمیشہ کی طرح نفاست سے سر پر لیا اور پاس ہینگ ہوئی شال کو اتار کر اپنے کندھوں پر پھیلا دیا۔ پورے 25 سال بعد وہ شاہ حویلی میں قدم رکھنے والی تھی جہاں کبھی ان کے عشق کی داستان رقم ہوئی تھی۔ جاری ہے۔ تو پیارے ریڈر، پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے پیارے ریڈر، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔